माय नेम इज़ धनिशा बेनीवाल। वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और ये है हमारा 11th लेक्चर इन द करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज फॉर द सेक्शन इकोनॉमिक्स। सो पहला न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्राइम मिनिस्टर आदि आदर्श ग्राम योजना। आपने आदर्श ग्राम योजना का नाम सुना होगा। बेसिकली ऐसे विलेज टाउन एस्टेब्लिश करना जो कि आदर्श है, यानी कि वहाँ पे सभी तरीके की डेवलपमेंट है और बेसिक अमेनिटीज़ और बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो सभी वहाँ पे अवेलेबल है। मगर यही आदर्श ग्राम योजना जब ट्राइबल्स लोगों के लिए डेवलप किए जाएंगे तो उस मिशन का नाम रखा गया है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिनका जो कि स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम है, ताकि जिसे अपडेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, ताकि लगभग 4.22 करोड़ पीपल विच इज़ नियरली 40% ऑफ ऑल द ट्राइबल पीपल, उन सभी को क्या है आदर्श ग्राम में कन्वर्ट किया जा सके। इसका पर्पस बेसिकली यही है कि जो भी चोजन विलेज होंगे जहां पर साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है वहां पर गोल के कन्वर्जेंस को अप्रोच किया जा सके और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। यानी कि बेसिकली उन विलेज को क्या है एज अ मॉडल विलेज कन्वर्ट करना है और वहां पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के आना है, जो कि हमारी डेवलपमेंट है उस सभी को पहुंचाना है इंडिविजुअल्स तक, और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफर करती है इन द क्रूशियल फील्ड्स जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, कनेक्टिविटी है, सब्सिस्टेंस है, उन सभी के फील्ड में क्या है ट्राइबल लोगों तक डेवलपमेंट के फ्रूट्स जो हैं पहुंचाने हैं। प्लान का जो एम है वो है डेवलपमेंट के 8 क्षेत्र में सिग्निफिकेंट गैप्स को क्लोज करना, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी है, स्कूल कनेक्टिविटी है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, आंगनबाड़ी सेंटर्स, हेल्थ सब सेंटर्स एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। अगर हम स्कीम से जुड़ी रिवाइज्ड गाइडलाइंस की हम बात करें सो मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स के एस्पेक्ट में जो भी सोशो इकोनॉमिक गैप्स हैं उन सभी को क्लोज करना, एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ फील्ड जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इन सभी फील्ड में क्या है वर्क करना। सो बेसिकली स्कीम क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ट्राइबल क्लस्टर्स तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए एक नई इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी भी बनाई गई है जो कि गैप्स को आइडेंटिफाई करेगी ऑन द मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स, यानी कि ऐसे गैप्स जिनको क्वांटिफाई किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है या नहीं है, तो वो एक मॉनिटरेबल इंडिकेटर है, क्वांटिफाइबल इंडिकेटर है जिसको यूज़ करके गैप्स को क्या है रिड्यूस किया जा सकता है। विलेज डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाएंगे वाया द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट एंड इंफॉर्मेशन गैदर्ड, यानी कि फाउंडेशन लेवल पे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाएगा, उस एरिया को असेस किया जाएगा और उसी के बेसिस पे विलेज डेवलपमेंट प्लान को क्या है बनाया जाएगा। जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है वो बेसिकली बाकी सभी अन्य स्कीम्स के लिए एक फ्रेमवर्क का काम करेगा ताकि सभी डोमेन्स में सैचुरेशन लेवल तक गोल्स अचीव किए जा सके व्हेन इट कम्स टू द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को दोनों को क्या है अब कंबाइन कर दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर वर्क करता है। बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट रेडी गुड एंड सर्विसेज के लिए बना दिया जाएगा, यानी कि ये एक तरीके से क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर अपने कारपेट्स के लिए बहुत फेमस है, तो उसको कारपेट मेकिंग क्लस्टर में बना दिया जाएगा और वहाँ से कारपेट्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब मिर्ज़ापुर की डिस्ट्रिक्ट क्या होगी, एक्सपोर्ट रेडी हो गई इन टर्म्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने का काम करता है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। प्रोग्राम का जो मेन पर्पस है वो है सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना, मार्केट की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना और एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। ये जो प्रोजेक्ट है भारत के 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में वर्क करता है, जिसमें स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाई जाती है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी होती है एट द स्टेट लेवल। लेट मी इरेज दिस, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा,
क्लियर। सो यानी कि एक्सपोर्ट हब कमिटीज़ बनाई जाती हैं, स्टेट लेवल पे बनाई जाती हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाती हैं, क्लियर, ताकि एक स्ट्रीमलाइन अप्रोच हो सके डिस्ट्रिक्ट को एज अ एक्सपोर्ट हब प्रमोट करने की। अब अगर हम दूसरे इनिशिएटिव की बात करें जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, सो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, हमारे देश की जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी एक डिस्ट्रिक्ट का कोई एक प्रोडक्ट होगा जिसको हमको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना है, राइट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स लेगा टुवर्ड्स फुलफिलिंग द डिस्ट्रिक्ट्स फुल पोटेंशियल। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट जिसका एक कोई पर्टिकुलर गुड्स या फिर सर्विसेज फेमस है, उसको फुल पोटेंशियल तक ले जाने के लिए जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे वो सभी स्टेप्स लिए जाएंगे इस इनिशिएटिव के अंदर। इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा, उस डिस्ट्रिक्ट में जॉब्स जनरेट होंगी और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को भी एनकरेज किया जाएगा, और हम एक और स्टेप क्लोजर हो जाएंगे टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन होलिस्टिक डेवलपमेंट भी दिया जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं मिशन नेशनल बैम्बू मिशन की। बेसिकली बैम्बू इंडस्ट्री के ग्रोथ को स्पीड अप करने के लिए एक एडवाइजरी ग्रुप को जो है बनाया गया है अंडर द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। 2018 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने नेशनल बैम्बू मिशन के रीऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज कर दिया गया था। सो बेसिकली जो मिशन का फोकस है वो इंडिया को फुली रिलायंट बनाना है इन टर्म्स ऑफ द बैम्बू, एंड ऑल्सो बैम्बू इंडस्ट्री को कनेक्ट करना है, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कनेक्ट करना है थ्रू अ फुली इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन। यानी कि बैम्बू के इंडस्ट्री को एक कंप्लीट वैल्यू चेन प्रोवाइड कराना ही इस मिशन का क्या है, काम है। जो रीस्ट्रक्चर्ड मिशन है नेशनल बैम्बू मिशन, वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि कुछ हिस्सा इसका भारत सरकार देती है, यूनियन गवर्नमेंट, और कुछ हिस्सा जो है राज्य सरकार से आता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, किस उद्देश्य से इस नेशनल बैम्बू मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, सो बेसिकली एरिया अंडर द बैम्बू कल्टीवेशन उसको एक्सपैंड करना है, और एक रीजनली डिफरेंशिएटेड अप्रोच के साथ इस सेक्टर को बूस्ट करना है, यही इसका उद्देश्य है। इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो जो स्टेट नोडल डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सभी रेलेवेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के उनको चूज़ किया जाता है इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर हम बेनिफिशियरी की बात करें तो बेसिकली फार्मर्स इसके बेनिफिशियरी होते हैं, और सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशियरी कौन करता है, स्टेट लेवल पे स्टेट नोडल डिपार्टमेंट्स, जो कि इस मिशन को इम्प्लीमेंट भी करते हैं और वही इसके मिशन के बेनिफिशियरीज को भी सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है डिजी यात्रा से। किससे रिलेटेड है, डिजी यात्रा से। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डिजी यात्रा। सो बेसिकली डिजी यात्रा क्या है, एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पैसेंजर्स को कॉन्टेक्टलेस और सीमलेस प्रोसेसिंग का एक्सपीरियंस देती है एट द एयरपोर्ट्स। तो जैसे कि जब आप सब लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो काफ़ी चेक्स एंड कस्टम चेक्स होते हैं और पैसेंजर्स के चेक्स होते हैं, बहुत सारे चेक्स पॉइंट से होकर के गुजरना पड़ता है। इसी प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है और एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजी यात्रा। सो बेसिकली एक बॉडी है जिसका नाम है डिजी यात्रा फाउंडेशन, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या है, एक जॉइंट बिजनेस वेंचर है जो कि इस प्रोजेक्ट को क्या है, कैरी आउट करेगी। सो बेसिकली डिजी यात्रा फिलहाल के लिए सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए अवेलेबल है, अभी इसको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए नहीं लागू किया गया है। पैसेंजर्स जो हैं अपनी इस डिजी यात्रा की जो आईडी है
वो अप्लाई कर सकते हैं डिजी यात्रा के ऐप के थ्रू। यानी कि आप अपने डिजी यात्रा के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। आप अपना कोई भी वेरीफाइबल आईडी कार्ड, जैसे कि या तो आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, इस सभी को शो करके आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आप डिजी यात्रा से अपनी आईडी जो है बना सकते हैं। जो डिजी यात्रा है वो इस इंफॉर्मेशन को एंटर करने के बाद क्या है, जनरेट कर दी जाएगी, जिसे आप अपनी टिकट परचेज कर सकते हैं और सीमलेसली एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि एयरपोर्ट से डिपार्चर कर सकते हैं और अराइवल और डिपार्चर की जो सुविधाएं हैं वो दोनों ही इस ऐप के थ्रू क्या है, ईजी हो जाएंगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द शक्ति पॉलिसी। बेसिकली जो शक्ति पॉलिसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है। पर्पस है पॉलिसी का कि जो एग्रीगेट पावर है अंडर द शक्ति पॉलिसी, 5 जो ईयर फाइनेंस के हैं उसमें कॉम्पिटिटिव 5 ईयर फाइनेंस की ओन एंड ऑपरेट स्कीम बनाई गई है ताकि 4500 मेगावाट की एग्रीगेट पावर को जनरेट किया जा सके। अब क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर जो पावर जनरेशन का काम होता है वो कोल के थ्रू होता है, क्लियर। सो कोल के थ्रू ज़्यादातर जो है पावर जनरेशन का काम होता है, इसीलिए कोल को सीमलेस प्रोवाइड करने के लिए इस पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है लेकर आई थी। Now let us talk about the शक्ति पॉलिसी। बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो शक्ति पॉलिसी है वो 4500 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाना है। तो उसके लिए क्या है, हमें कोल की चाहिए होती है। सो सीमलेस कोल सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इस शक्ति स्कीम को क्या है, अनाउंस किया गया है, राइट। सो बेसिकली इस टास्क के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसने लगभग 27 मिलियन टन्स पर ईयर का कोल जो है उसको सेफगार्ड रखना है। और उसी कोल के लिए क्या है, इनविटेशन बिड्स रखी गई हैं ताकि इस प्लान को, यानी कि 4500 मेगावाट के प्लान को क्या है, डिलीवर किया जा सके। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये जो भी स्टेट्स हैं उनके लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को असिस्ट करने के लिए बनाया गया है ताकि जो भी जनरेटिंग यूनिट्स स्टेट्स में वर्क कर रही हैं उन सभी की कैपेसिटी को क्या है, एक्सपैंड किया जा सके। इस पर्पस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है पीएफसी लिमिटेड के, यानी कि पावर, दिस इज पीएफसी लिमिटेड एंड दिस विल एक्ट एज द नोडल एजेंसी, क्लियर। सो पीएफसी लिमिटेड क्या है, नोडल एजेंसी की तरह वर्क करेगी, दैट इज पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। सो दिस पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इट इज गोइंग टू वर्क एज द नोडल एजेंसी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द शक्ति पॉलिसी। बेसिकली अगर इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है स्कीम टू हार्नेस एंड एलोकेट कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इस शक्ति कोल लिंकेज पॉलिसी को क्या है, अडॉप्ट किया। सो यानी कि जो जितने भी थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ तक कोल को सीमलेसली पहुँचाने का जो एक इंश्योरेंस थी वो इस पॉलिसी के थ्रू जो है आएगी। सो कोल ऑक्शंस किए जाएंगे एंड पॉलिसी जो है कोल कनेक्टिविटी टू द पावर यूनिट्स इंश्योर करती है बिना किसी फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के, क्लियर। Now let us talk about the extension of the RoadTap program. So सेंटर ने जो केमिकल, फार्मास्यूटिकल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं उन सभी को अपने रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RoadTap प्रोग्राम। सो यानी कि बेसिकली सेंटर ने अपने इस RoadTap प्रोग्राम को क्या किया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें सो हिस्ट्री ये है कि इंडिया को WTO में यूएसए ने कंटेस्ट किया था कि रिलेटेड विद द एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम, यानी कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम था वो WTO में क्या है, एक डिस्प्यूटेड प्रोग्राम था। इसके लिए WTO के डिस्प्यूट पैनल ने इंडिया के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया,
जिसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम था वो WTO के रूल्स के बाहर आने लगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम को रिवाइज किया और क्रिएट की एक ऐसी स्कीम जो कि WTO कंप्लायंस हो, जिसको कहा जाता है रोड टैप स्कीम। अब ये जो रोड टैप स्कीम है, इंडिया की जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया की स्कीम थी उसको रिप्लेस किया एंड फाइनली इसको स्टार्ट किया गया जनवरी 2021 में। क्लियर? सो रोड टैप स्कीम जो है वो बेसिकली इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि जो टैक्सेस और टैरिफ्स हैं उनको एक्सपोर्ट ना किया जाए और ये सभी के सभी जो है या तो एग्जेम्प्ट कर दिए जाए या फिर एक्सपोर्टर्स को रिटर्न कर दिए जाए। अब होता ये था कि रोड टैप के इम्प्लीमेंटेशन से पहले जितने भी GST टैक्सेस, इंपोर्ट, कस्टम चार्जेस, मटेरियल्स, जो भी गुड्स और गुड्स के प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी मटेरियल्स यूज़ हुआ करते थे और उन पर जो GST टैक्सेस, इंपोर्ट और कस्टम चार्जेस लगा करते थे, या तो उन्हें वेव ऑफ कर दिया जाता था या उनको रीपे कर दिया जाता था। मगर बहुत सारे ऐसे टैक्सेस, ड्यूटीज़ और लिवाइज हुआ करते थे जैसे कि वैट टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल टैक्स, मंडी टैक्स एंड ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये सभी GST के स्कोप के बाहर थे और इस वजह से इन सभी को एक्सपोर्टर्स को क्या है, रीपे नहीं किया जाता था। नाउ पोस्ट एप्लीकेशन ऑफ द रोड टैप प्रोग्राम, ये सभी टैक्सेस, टैरिफ और लिवाइज जो कि पहले रीइम्बर्स नहीं किए जाते थे एक्सपोर्टेड गुड्स पर एक्सपोर्टर्स को, अब इन सभी को रोड टैप प्रोग्राम में क्या है, कवर कर लिया गया है। सो इन एन एंड टू एंड IT एनवायरनमेंट जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम इश्यूज है वो इन सभी पर ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट दिए जाती है एज अ रिबेट, यानी कि इन सभी को क्या है, रीइम्बर्स कर दिया जाता है। एंड इन एडिशन टू दिस IT इंफ्रास्ट्रक्चर विच एंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस, एक और मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया गया है जो कि IT बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करता है ताकि एक्सपोर्टर्स के रिकॉर्ड को फिजिकली चेक किया जा सके, राइट। सो बेसिकली ये सारा जो भी सिस्टम बनाया गया है रोड टैप प्रोग्राम में, ये सब ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ही बनाया गया है। ये जो प्रोग्राम है सभी के सभी इंडस्ट्रीज पर एप्लीकेबल है जो कि एक्सपोर्ट करती हैं गुड्स को, रिगार्डलेस कि उनका एनुअल टर्नओवर कितना है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं वाया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उन सभी को भी फ़ायदा मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया की वेबसाइट से बाहर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है एंड इंडिया हैंडलूम एक वेबसाइट है, तो अगर बाहर का कोई भी कस्टमर इन वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदता है तो और ये वेबसाइट के जो ओनर हैं एक्सपोर्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को, तो उन सभी पर भी रोड टैप प्रोग्राम जो है एप्लीकेबल होता है। क्लियर? सो इनएलिजिबल क्या है? सो री एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स आर इनएलिजिबल, यानी कि जैसे री एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये दिस इज़ वन कंट्री, मान लीजिए ये इंडिया है और ये कोई दूसरी कंट्री है दैट इज़ वियतनाम। यहाँ वियतनाम से कोई प्रोडक्ट आता है इंडिया में, तो ये बेसिकली क्या हुआ, एक वियतनाम से एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट आया और इंडिया में इसको क्या है, इंपोर्ट किया गया है। अब यही जो प्रोडक्ट है इसको वापस से कहीं और दूसरी जगह पे क्या है, एक्सपोर्ट कर दिया जाए, तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर रोड टैप प्रोग्राम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसकी, ग्रीन वॉशिंग की। अब ग्रीन वॉशिंग क्या है? देखिए RBI के जो डेप्यूटी गवर्नर है उन्होंने ग्रीन फाइनेंस को डिफाइन करने की बात की गई है ताकि ग्रीन वॉशिंग जैसी जो फिनोमिना होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सके। सो ग्रीन वॉशिंग हो से क्या है? देखिए ग्रीन फाइनेंसिंग तो आप समझ गए, यानी कि ऐसा कोई भी बिजनेस वेंचर जो इकोलॉजिकली फ्रेंडली बिजनेस वर्क करता है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है अपने बिजनेस वेंचर को ग्रीन नाम दे देना, यानी कि अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऐसा दिखाना कि वो एक ग्रीन फाइनेंसिंग है, यानी कि एक इकोलॉजिकली फ्रेंडली बिजनेस वेंचर है, उसी को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग के 7 साइंस हैं। सबसे पहला, देयर इज़ नो प्रूफ, आपका कोई प्रूफ नहीं है कि किस ग्रीन डायरेक्शन में आपने वर्क किया है। दूसरा, आपके एक्टिविटीज़, एक्शन और आपके प्रोसीजर की वेगनेस है। इरेलीवेंट और
इरेलीवेंट स्पेसिफिकेशन है, यानी कि अनरिलेटेड विद द इकोलॉजिकल फ्रेंडलीनेस ऑफ द बिजनेस, लाइंग यानी कि झूठ बोलना, मार्केटिंग फैक्ट से रिलेटेड कुछ झूठ बोलना, हिडन ट्रेड ऑफ यानी कि अपने बिजनेस की एक्चुअल ट्रेड को क्या है छुपाना, वर्शिपिंग फॉल्स लेबल्स यानी कि फॉल्स लेबल्स को क्रिएट करना, फॉल्स सर्टिफिकेशन को जो है क्रिएट करना है, यानी कि थर्ड पार्टी का एंडोर्समेंट करना और उसको दिखाना कि वो आपकी कंपनी के थ्रू क्या है एक बिजनेस वेंचर है। एंड लेसर ऑफ द टू इविल्स इज दैट कि कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं टू बी ग्रीनर व्हेन दे आर ऑल नॉन इको फ्रेंडली, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को ऐसे दिखाना कि वो ग्रीनर है जबकि सभी के सभी क्या है इको फ्रेंडली नहीं है। सो बेसिकली ग्रीन वॉशिंग जो टर्म है उसका एक मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जो पब्लिक है उसको एक तरीके से क्या है डिसीव करना, ये सोचने पे मजबूर करना कि जो बिजनेस है और गवर्नमेंट और बिजनेसेस हैं वो क्या है एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्शन है। सो एज अ रिजल्ट क्या है ये जो एक्शन होता है क्या है अनएथिकल एक्शन है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को इकोलॉजिकली फ्रेंडली शो करना जबकि वो क्या है हार्मफुल कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो फिनोमिना क्या है ये इसीलिए इमर्ज हुआ है क्योंकि आजकल कस्टमर्स क्या है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल की तरफ क्या है अडॉप्ट कर रहे हैं। They are looking for more greener option, they are looking for more sustainably green product and increased awareness और environmental consciousness की वजह से ऐसा हो रहा है, जिसका फ़ायदा बहुत सारी कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग के लिए क्या है उठाती हैं। सो लार्जली कंपनी को क्या है एनवायरमेंटली फ्रेंडली दिखा के प्रॉफिट को एनहांस करने के लिए ग्रीन वॉशिंग का क्या है सहारा लिया जाता है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे बिजनेस सिटीज़ गवर्नमेंट एंड रीजन जो है जिन्होंने नेट ज़ीरो को अटेन करने की कोशिश की है, इस तरीके के फिनोमिना यानी कि ग्रीन वॉशिंग के जैसे जो फिनोमिना है वो लैक ऑफ कमिटमेंट एंड लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीरियसनेस शो करते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। Now let us talk about the non-performing assets. Basically एक रिपोर्ट रिलीज की गई है बाय आरबीआई जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। उसके हिसाब से जो इंडिया के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो क्या है डिक्रीज हो गए हैं, 5% हो गए हैं फ्रॉम द पीक ऑफ 9% जो कि 2017 और 18 के फाइनेंशियल ईयर में ऑब्जर्व किए गए थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम समझ लेते हैं कि एनपीएस क्या होते हैं। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि बैंक का वो एसेट जिसने अब परफॉर्म करना बंद कर दिया, यानी कि ना तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस आया है और ना ही उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया है। सो ऐसा कोई भी लोन और एडवांस जिसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट 90 डेज से ड्यू है उसको एनपीए कंसीडर किया जाता है। क्लियर। और अगर हम एग्रीकल्चर क्रॉप लोन की बात करें तो अगर 1 क्रॉप सीजन के लिए है फॉर द लॉन्ग टर्म एसेट और 2 क्रॉप सीजन जो है एग्रीकल्चर लोन के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है कंसीडर किए जाते हैं एंड 1 क्रॉप सीजन फॉर ऐसे क्रॉप्स जो लॉन्ग टर्म के लिए जिनकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो लॉन्ग है। सो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्या है क्रॉप सीजन्स को देखा जाता है। अगर हम एनपीएस का करंट स्टेटस बात करें इंडिया के अंदर, सो इंडिया में 2017 और 18 के फाइनेंशियल ईयर में एनपीएस की वैल्यू लगभग 9% ऑफ द जीडीपी हो गई थी एंड अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट बाय द आरबीआई वो घट करके अब कितनी हो गई है 5% हो गई है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी रहे थे, जैसे कि बैंक्स ने क्या किया था एक्सेसिव लोन देना शुरू कर दिया था, जैसे आपने किंगफिशर को आपने देखा होगा एंड बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं कंट्री में इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, जिसकी वजह से भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है बाय 2016 9% हो गए। सब प्राइम क्राइसिस जो 2008 में हुआ था उसका भी इसको एक रीज़न माना जाता है, मगर इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं इंडिया में लेट शो हुए। उस टाइम तो इंडिया ने अच्छा परफॉर्म करके सब प्राइम क्राइसिस का इफेक्ट झेल लिया था, मगर लेटर ऑन उस सब प्राइम क्राइसिस के इफेक्ट क्या है हमें इंक्रीजिंग एनपीएस के फॉर्म में क्या है देखने को मिले। बहुत सारे और भी रीजंस दिए जाते हैं कि बिजनेसेस के जो रेगुलेशन किए जाते हैं उनकी वजह से जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है और बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिले होती हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच बिजनेसेस को रेवेन्यू नहीं जनरेट होता है, जिसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है क्रिएट होते हैं। राइट। सो ये हमने समझा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपीस बैंक्स के द्वारा रिकवर किए जा चुके हैं। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी देखी गई है सिंस 2014-15
यानी कि अब बैंक्स जो है मोर कॉन्शियस हो गए हैं अपने लेंडिंग बिजनेस में। बैंक्स की जो है क्रेडिट एक्सिलरेट हुआ है एंड दिस हैज़ इंक्रीज्ड ओवर अ 10 ईयर हाई, यानी कि पिछले 10 साल से भी ज़्यादा उन्होंने क्या है अपने क्रेडिट में ग्रोथ शो करी है। फिस्कल स्लिपेजेस रिड्यूस हो गए हैं एंड एट द सेम टाइम बैंक के जो पोर्टफोलियो हैं वो डाइवर्सिफाई हुए हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अक्सर क्या होता है बैंक ना बहुत ल्यूक्रेटिव क्लाइंट्स को ही अपना लोन देना पसंद करता है जहाँ पे से उन्हें लगता है कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट एट द सेम टाइम इस आइडियोलॉजी के चलते बैंक क्या करते हैं अपने बिजनेस को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। बट एनपीएस से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि बैंक्स अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को डाइवर्स करें, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के बिजनेस वेंचर्स को लोन दें। सो बिजनेस के जो पोर्टफोलियो है, बैंक के जो लेंडिंग पोर्टफोलियो है वो भी डाइवर्स हुआ है। स्लिपेज की जो डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन द ट्रेड दैट इज एंटिसिपेटेड ट्रेड प्राइस एंड द प्राइस which is recovered when the business is actually performed, उसमें भी डिस्क्रिपेंसी क्या है डिक्रीज हुई है। कैपिटल बफर इंक्रीज हो गया है पिछले कुछ सालों में एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज प्रोविजनिंग बाय द आरबीआई। हम जानते हैं कि आरबीआई का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है जो कि बैंक्स के ऊपर मॉनिटर करता है ताकि एनपीएस को कंट्रोल किया जा सके। इसी प्रोविजनिंग की वजह से बैंक्स के जो कैपिटल बफर्स हैं जो उनके रिस्क वेटेड एसेट को कवर करता है वो इंक्रीज हुआ है, और बाकी सारे इंडिकेटर्स में भी साउंड परफॉर्मेंस रही है बैंक्स की अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिपोर्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लैंड टिटलिंग। नाउ व्हाट इज दिस, सॉरी दिस इज एक्चुअली लैंड टाइटलिंग, ठीक है, इट्स नॉट टिटलिंग, इट्स लैंड टाइटलिंग, माय मिस्टेक। सो रिसेंटली नीति आयोग ने मॉडल कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट को क्या है प्रपोज किया है। अब ये लैंड टाइटलिंग क्या है? लैंड टाइटलिंग का बेसिकली मतलब होता है कि स्टेट रन इनिशिएटिव जो कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल कर पाते हैं कि एक्सचेंज और डील इन द प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि टाइटलिंग से संबंधित है ना। सो यानी कि प्रॉपर्टी की जो टाइटलिंग है, यानी कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप है व्हेन इट कम्स टू डील एंड एक्सचेंज, चाहे वो सिटीजन्स के बीच में है या फिर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में है, तो उसमें क्या है एक फ्रेमवर्क दिया गया है, एक मॉडल कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट जो है उसका फ्रेमवर्क नीति आयोग ने दिया है ताकि जो एक्सेस टू लैंड है एंड प्रूफ ऑफ ऑनरशिप है उसको सेफ गार्ड किया जा सके, खास करके पुअर पीपल के लिए, स्पेशली दी वल्नरेबल ग्रुप्स जिसमें कि मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, क्योंकि लैक ऑफ ओनरशिप एंड लैक ऑफ प्रूफ ऑफ ओनरशिप की वजह से भी फार्मर्स क्या है अपना लैंड खो बैठते हैं। ट्राइबल्स की बात करें तो जितने भी जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं एक्सेट्रा एंड ट्राइबल पीपल होते हैं उनके लिए भी लैंड ओनरशिप ज़रूरी होती है। बैकवर्ड कैटेगरीज के लोग हो गए, वो सभी के सभी लैंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, और उसी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करेगा ये न्यू एक्ट जिसको नीति आयोग ने प्रपोज किया है। इंडिया जो है करेंटली एक सिस्टम यूज करता है विच इज कॉल्ड एज प्रिजम्प्टिव लैंड टाइटलिंग, जिसका मतलब है कि दिस implies that land records are kept and information on possession is recorded with details of previous transaction used to determine possession। यानी कि अभी क्या है प्रिजम्प्टिव लैंड टाइटलिंग है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई पेपर है एंड दिस इज लैंड, इस लैंड से रिलेटेड ये पेपर है, ये क्या है एक ओनरशिप का पेपर है, इसको ट्रांसफर किया जाता है टू द पर्सन ए, फिर ए पर्सन क्या करता है उसको ट्रांसफर कर देता है बी को। अब ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है ट्रांसफर की, लैंड टाइटल के ट्रांसफर की, इसी को यूज किया जाता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि इसका एक्चुअल पोजेसर कौन है, यानी कि इस पीस ऑफ लैंड का एक्चुअल ओनर कौन है। सो अगर आप अपने घर में भी अगर जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स देखते हो, पिछले 5-6 ओनर्स के बीच का ट्रांजैक्शन भी उन पेपर्स के अंदर शामिल किया जाता है, यानी कि इस पर्सन से ये लैंड इसको ट्रांसफ़र हुआ, फिर इस पर्सन से ये लैंड जो है इसको ट्रांसफ़र हुआ, इसी को बोलते हैं प्रिजम्प्टिव लैंड टाइटलिंग, और ये प्रेजेंट पोजेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट क्या होता है? एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है जिसमें मॉर्टगेजेस, लीज, सेल डीड्स, इनहेरिटेंस रिकॉर्ड्स ये सभी जो है शामिल होते हैं। सो जो पोजेसिंग रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होते हैं वो सेम नहीं होते, जैसा कि गवर्नमेंट
they are not the same as the government or the legal system ensuring the ownership title of the land being held. यानी कि जो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है वो और जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं उनमें क्या है, डिस्क्रिपेंसी होती है, उनमें क्या है, डिस्क्रिपेंसी होती है, जिसकी वजह से एक्चुअल होल्डर का पता लगाना क्या है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रास्ट के जो सिस्टम की बात करें जिसको बोलते हैं लैंड रिकॉर्ड डेजिग्नेट एक्चुअल ओनरशिप, सो रिसेंटली जो सजेस्टिव डेफिनेटिव सिस्टम नीति आयोग ने प्रपोज किया है उसमें क्या होता है, लैंड टाइटल की क्या है, गारंटी दी जाती है और डिसएग्रीमेंट के इवेंट में कंपनसेशन का भी क्लॉज डाला गया है। क्लियर। जो सब्सिक्वेंट क्लेमेंट होगा, क्लेमेंट का मतलब होता है जो उस लैंड पर क्या है क्लेम रखेगा, उसको इस डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करना होगा विद द गवर्नमेंट एंड नॉट विद द टाइटल होल्डर। एंड वंस अ टाइटल हैज़ बीन अवॉर्डेड, जैसे ही अगर टाइटल अवॉर्ड कर दिया गया है तो अब टाइटल होल्डर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब इस प्रकार के कोई भी डिसएग्रीमेंट या फिर कोई भी लीगल इश्यूज लैंड से संबंधित है वो किसके साथ रिजॉल्व होंगे, गवर्नमेंट के साथ। इन एडिशन टू दिस, अगर इन रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, इन रेजोल्यूशन ऑफ द डिसएग्रीमेंट, क्लियर, एंड ऑल्सो इन द इवेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, यानी कि अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्लेमेंट को क्या है, कंपनसेशन पे कर देगी, यानी कि पोजेशन को लूज करने का डेंजर किसी भी पार्टी को नहीं होगा। आप समझ रहे हैं। सो बेसिकली ये जो मॉडल एक्ट है उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है पोजेशन को सेफ गार्ड करने का, पोजेशन को क्या करने का, सेफ गार्ड करने का। इस सिस्टम का जो बर्थ प्लेस है वो है साउथ ऑस्ट्रेलिया और फिर धीरे धीरे ये बाकी की भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में क्या है, स्प्रेड होता चला गया। सो मेन फीचर क्या है मॉडल कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट की, बेसिकली हर एक स्टेट गवर्नमेंट क्या है, लैंड अथॉरिटी एस्टेब्लिश करेगी जो कि टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को क्या है, सेलेक्ट करेगा। जो लैंड अथॉरिटी है वो रिकॉर्ड को पब्लिश करेगी, रिकॉर्ड ऑफ टाइटल्स, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट एंड रिजॉल्विंग एनी कंटेस्टेड क्लेम्स, यानी कि अगर कोई भी कंटेस्टेड क्लेम्स हैं उन सभी को अकाउंट में लेगी एंड रिकॉर्ड ऑफ टाइटल को अकाउंट में लेकर के ये सभी कहाँ पे सबमिट होंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के, और ऐसा ऑफिसर हर एक स्टेट में एस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड बेस्ड ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा एंड पेपर्स, यानी कि पहले के जो भी उस लैंड से संबंधित डेटा और पेपर्स मौजूद हैं उन सभी को टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है पब्लिश करेंगे एज अ ड्रॉट लिस्ट ऑफ लैंड टाइटल्स, ताकि जो भी लैंड टाइटलिंग है वो क्या है, उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी आ जाए, उसमें क्या आ जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए। एक लैंड डिस्प्यूट डिटर्मिनेशन ऑफिसर यानी कि LDRO को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। क्लियर। लैंड टाइटलिंग अपेलेट ट्राइब्यूनल रहेगा, 3 साल की इसकी टर्म रहेगी, यानी कि लैंड से रिलेटेड और टाइटल से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे उन सभी के डिसीजन के अगेंस्ट जो अपील है वो इस अपेलेट ट्राइब्यूनल में दी जाएगी। ओनरशिप की कॉन्क्रीट एंड इररिफ्यूटेबल एंट्रीज की जाएंगी आफ्टर 3 years। क्लियर। यानी कि एंट्रीज इन द रिकॉर्ड ऑफ टाइटल्स शैल बी इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ ओनरशिप आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद जो है ओनरशिप की जो एविडेंस है वो इररिफ्यूटेबल हो जाएगी, यानी कि अब वो अनडिस्प्यूटेड हो जाएगी। लास्ट स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स हैं जो अपील को क्या है, सुन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। सो रिसेंटली GST की 48th मीटिंग हुई। सो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस मतलब लिए गए इस GST की काउंसिल में। सबसे पहला जो है सेंट्रल GST एक्ट के सेक्शन 132 के अंतर्गत कुछ GST ऑफेंसेस को क्या है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जिसमें कि विलफुल टैम्परिंग विद द टेंजिबल एविडेंस ये हो गया, यानी कि इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, डीपेनलाइज नहीं किया गया। 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, एक होता है डीक्रिमिनलाइज करना एंड डीपेनलाइज करना। डीक्रिमिनलाइज का मतलब है इसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, मगर अगर टेंजिबल एविडेंस के साथ विलफुल टैम्परिंग की जाएगी तो ऑब्वियसली उसके लिए पीनल प्रोविजंस होंगे। ऑब्स्ट्रक्टिंग और इम्पीडिंग एनी अथॉरिटीज फ्रॉम कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज,
रेजिंग द बार फॉर फिलिंग अ लॉ सूट फ्रॉम ₹1 करोड़ टू 2 करोड़, यानी कि अगर लॉ सूट फाइल करना है आपको तो उसके लिए लिमिट क्या है, 2 करोड़ रुपए। अब टैक्सेशन अमाउंट की जो जो टैक्सेशन अमाउंट है उसको रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 50% टू 150% टू 25 टू 100%। क्लियर? सो जो टैक्स रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ द टैक्स। जीएसटी डिक्रीज कर दिया गया है इथाइल अल्कोहल यानी कि बायोफ्यूल के ऊपर अब उसके ऊपर 5% लगेगा, और जो पल्सेस के हस्क होते हैं उस पर पहले 5% का जीएसटी लगता था, अब कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। टोबैको के टैक्सेशन से और गुटखा के टैक्सेशन से रिलेटेड कोई डिसीजंस नहीं लिए गए हैं। इंटरनेट गैम्बलिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग, इन सभी की क्या है, क्लासिफिकेशन की गई है। एंड ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स की हियरिंग की जा सके। सो अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करें तो जीएसटी काउंसिल को आर्टिकल 279A क्लाउज 1 के तहत 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्रिएट किया गया था, यानी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जीएसटी रिलेटेड मैटर्स पे क्या है, इसकी अथॉरिटी है डिसीजन लेने की। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। सो बेसिकली जीएसटी काउंसिल क्या है, सेंटर और स्टेट की क्या है, एक कंबाइंड फोरम है जिसके चेयरपर्सन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और इसके मेंबर होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और रेवेन्यू। स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी मिनिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज करेगी वो इसका मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन इन द स्टेट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है वर्ल्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। क्लियर? द वर्ल्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो है एग्जामाइन करता है पैटर्न्स इन एसडीजी मैट्रिक्स जो कि रिलेटेड है किससे, माइग्रेशन से, यानी कि बेसिकली एसडीजी इन रिलेशन विद द मैट्रिक्स जो है ये फाइंड करता है। अगर हम इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखें तो चाइना, इजिप्ट, इंडिया, मेक्सिको और फिलीपींस क्या है, टॉप 5 रिसिपिएंट्स हैं ऑफ रेमिटेंसेस। राइट? सो चाइना, इजिप्ट, इंडिया, मेक्सिको एंड फिलीपींस क्या है, टॉप 5 रिसिपिएंट्स हैं ऑफ द रेमिटेंस। सो रेमिटेंस रिस्क इंक्लूड अ वर्सनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। अब रेमिटेंस रिस्क क्या क्या है इन इकोनॉमीज को जो हाईएस्ट रेमिटेंस रिसिपिएंट है। सबसे पहला रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट हुए हैं वो, एंड इम्पॉर्टेंट हाई इकोनॉमिक कंट्रीज में क्या एक स्लम्प देखने को मिला है, और करेंसी एक्सचेंज रेट में भी क्या है, डिप्रिसिएशन देखने को मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स अगर हम कंसीडर करें रिगार्डिंग इंडिया, तो इंडिया का रेमिटेंस इस साल एक्सपेक्ट किया गया है कि 3% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी हो जाएगा, यानी कि लगभग $100 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो कि 12% का ग्रोथ है। यूएसए ने यूएई को एज द टॉप सोर्स नेशन क्या है ऑफ द रेमिटेंस ओवरटुक कर लिया है, यानी कि पहले यूएई हुआ करता था एज अ सोर्स ऑफ रेमिटेंस, अब क्या हो गया है, यूएसए हो गया है। इंक्रीज इन वेजेस एंड रोबस्ट लेबर मार्केट की वजह से इन द यूएसए एंड बाकी की सारी ओईसीडी कंट्रीज में के अंदर इसी वजह से क्या है, इन जो हमने 5 कंट्रीज डिस्कस करी थी उसमें रेमिटेंस का फ्लो क्या है, इंक्रीज हुआ है। 5 गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के जो नेशन है जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ओमान एंड कतर शामिल है, यहाँ से रेमिटेंस को क्या है, डिक्रीज देखा गया है। लेकिन रेमिटेंस का एज अ सोर्स ऑफ रेमिटेंस इंक्रीज देखा गया है यूएसए, यूके एंड सिंगापुर में। So this was it in today's lecture. I hope you like it and you've understood all the topics that we've discussed. So with this, we finish our economics revision lecture series, and thank you so much for watching Perfection IAS. Have a nice day.